हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक और ऑनेस्ट टॉक साझा करने आया हूं। मैं बार बार और हर बार डिप्लोमा के वेलफेयर के लिए बेटे सबसे आगे आके खड़ा रहता हूं। चाहे वो बच्चों को दिल्ली कोर्ट क्यों ना लेके जाना हो, चाहे वो बच्चों को उनका हक क्यों ना दिलाना हो, चाहे वो बच्चों को टॉप के कॉलेज से बीटेक क्यों ना करानी हो, चाहे वो बच्चों को बीटेक करने के बाद उनमें एक अच्छे एमबीए या एमटेक या सिविल सर्विसेज इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रेरित क्यों ना करना हो, वो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने बहुत सारे विद्यार्थी बेटे यूपीएससी में सीडीएस रैंक 2 हैं। आज आपने यहां पे देखा होगा जीसीसी ऑनेस्ट टॉक विद निशांत। निशांत प्लीज यार, पहले तो क्लबिंग कर दो भाई मेरे भाई के लिए। कभी ये मेरा विद्यार्थी था, कभी ये मेरा दोस्त बना, आज ये मेरा दोस्त से बढ़ के भाई बन गया बेटे। और आज हम इसकी जर्नी ऑन कैमरा आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। आपको पता है कि ये इंस्टीट्यूट है, आपको पता है कि ये सर का छोटा सा स्टूडियो है, और ये भाई टाइम निकाल के, अपना टाइम निकाल के गुड़गांव से, सिर्फ मैंने बोला कि यार मेरे को कुछ 20,000 बच्चे जो हैं वो देखते हैं, और क्या हम उनके डिप्लोमा के बाद जब वो डिग्री करने जाएंगे तो डिग्री के बाद जो एमबीए की तैयारी की जर्नी होती है उसमें उनको हडल्स आते हैं, उसमें उनको बड़े बड़े लगते हैं कि यार ये नहीं हो पाएगा, ये पत्थर है, ये ईंट है, वो सारे क्या आप अपनी जर्नी से उनको हेल्प कर पाओगे? तो इन्हें कहा सर व्हाई नॉट, आप मेरे को संडे में टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू, दिल से धन्यवाद निशांत। मेरे को हंसी आ रही है कि ये मैं कल तक इसको बुलाता आजा आजा, और आज हम दोनों एक साथ बैठे हैं। थैंक यू, प्लीज। Thank you, Naveen sir. थैंक यू Thank you भाई। for inviting me. And I'm feeling so good that I can share my experience with all of you. So, MBA के बारे में हम आज बात लेकिन मैं करेंगे. चाहता हूँ आपको बीच में काट के आप प्लीज अपनी जर्नी, मैंने ना बहुत फटाफट से बोल दी, मैं चाहता हूँ आप अपनी जर्नी, चाहे वो डीटीयू की आपकी ट्रिपली ब्रांच की जर्नी थी जो आपने डीटीयू से करी, या आईएम इंदौर की जर्नी जिसमें आपका मेजर फाइनेंस होगा या जो भी था वो क्या था, वो थोड़ा डिटेल में, कि डिप्लोमा के बच्चे सोच पाए कि हाँ हमारा करियर भी, हम भी बीटेक करने के बाद एमबीए चल सकते हैं। हंसो यार, हंसना यार, ठीक ये है. मेरा भाई है यार, हंस सकता है, मेरा भाई है, आप भी हंस सकते हो कैमरे हाँ, के पीछे, क्योंकि दो भाई बात कर रहे हैं तो हंसेंगे आपस में। बिल्कुल ऐसी बात होगी जैसे घर में दो भाइयों की होती। बिल्कुल बिल्कुल. हाँ। थैंक यू सर. तो मैं शेयर करना चाहता हूँ. मैं बेसिकली मेरठ से हूँ. मेरठ मेरा होम टाउन है. तो मेरठ में मैंने 2009 में अपनी 12th पास करी थी. अच्छे नंबर आए थे. उसके बाद एक साल मैंने आईआईटी के लिए प्रिपेयर किया था. तो आईआईटी तो मेरा नहीं हो पाया, तो फिर मैं उसके बाद डीटीयू में मेरे अच्छा रैंक था, तो मेरे को इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल गई थी. इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जब मैं फर्स्ट या सेकंड ईयर में था, सेकंड ईयर में मेरी मुलाकात मुंजाल सर से हुई. तो मुंजाल सर उस टाइम वहाँ पे एमटेक कर रहे थे. और मुंजाल सर में शुरुआत से ही बच्चों के लिए कुछ करने का बहुत इच्छा थी, और उसी वजह से शायद हम दोनों कनेक्ट कर पाए. सर उसी टाइम से अपना कोचिंग का एक सपना लेके चल रहे थे और बच्चों को डाउट क्लियर कराते थे. उसी में मेरी मुलाकात भी हुई. कई बार मेरे भी डाउट्स होते थे. मुझे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ समझ नहीं आ रहा, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, तो सर काफी अच्छी तरीके से मुझे समझाते थे, और एज अ मेंटर और गाइड भी रहे, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा जानते थे, बीटेक कर थैंक यू चुके थे. भाई। तो उस सेंस में हमारा कनेक्शन बनता गया. ऑल्दो मैं बीटेक में था, फिर जब मैं बीटेक से बाहर आया तो मेरे को भी पढ़ाने का मन था, तो मैंने एक साल यूएस और कनाडा के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाया अप टू 12th क्लास. वो पढ़ाने से मेरा क्वांट्स जो होता है, मैथ्स, वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया. तो फिर जब मेरे को एक साल बाद लगा कि अब मैं बिजनेस साइड में जाता हूँ, तो मैंने एक स्टार्टअप में भी काम किया. वहाँ करने के बाद मुझे लगा कि अब एमबीए ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे बिजनेस चीज़ों का अच्छा लगता है. तो फिर मैंने वहाँ से एमबीए के लिए प्रिपेयर करा. वहाँ से मेरा एडमिशन आईआईएम इंदौर में हुआ. फिर आईआईएम. आईएम इंदौर बेटे बहुत सारे बच्चों का डिप्लोमा में, तो मेरे को पता है निशांत, बहुत सारे बच्चे जो मिलते हैं जब बीटेक कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, वो कंपनियों में काम कर रहे हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि सर अगर हमें इस कंपनी में ग्रोथ चाहिए तो हमें आगे मास्टर करनी है। तो यार बेटे आप तो अभी डिप्लोमा के बाद डिग्री को इतना बड़ा मान रहे हो, ये भाई और बहुत सारे भाई जो डिग्री के बाद जॉब कर रहे हैं, वहां पे जाके उनको फील होता है कि अगर हमें
कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पे जाना है तो हमें मास्टर्स करनी पड़ेगी, वो भी एमबीए करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूटिव एमबीए करनी पड़ेगी, आईएम एबीसी से करनी है, इंदौर कोझिकोड जितने भी आईएम है यार, उनके अंदर अपने आप में अंदर जाना एक बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत ही काम तरीके से बोल दिया कि आईएम इंदौर में मिल गया, आप उसकी बैक साइड की जर्नी और मेहनत जो है ना आपकी, प्लीज, क्योंकि यार सारे लोग अपनी वो बता देते हैं कि हाँ हम ऐसे सफल हुए, उसकी सफलता मिली कैसे, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालेंगे, लाइट डालेंगे, तो मुझे लगता है हमारे छोटे भाई बहनों को हेल्प होगी। बिल्कुल मतलब काफी सही बात सही ने सर ने बोली है कि जॉब में जाके कई लोगों को लगता है कि नेक्स्ट लेवल मतलब जैसे ग्रोथ मल्टीपल एरियाज में हो सकती है, या तो आपको पैकेज बढ़ाना है, या लीडरशिप पोजीशन में आना है, या फिर बिजनेस में आपको इन्वेस्ट मतलब लीडरशिप डिसीजन मेकिंग में जाना है, या एमटेक जाना है। तो मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो हाँ, आसान तो नहीं होता, मतलब मेहनत करनी पड़ती है। और अगर मैं बीटेक वर्सेस आईएम की तैयारी देखूं तो आईएम बहुत ज़्यादा क्वांट फोकस्ड होता है। तो जब मैं बीटेक कर रहा था तो मेरा हमेशा से मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग रहा है, और वही मेरा पॉइंट भी रहा, पॉजिटिव पॉइंट, जिससे एमबीए मेरे लिए आईएम क्रैक करना आसान हुआ। तो मैं अगर आपको सिंपली बोलूं तो आप मैथ्स पे काफ़ी फोकस करो, क्वांट्स अपना स्ट्रांग रखो, क्योंकि क्वांट्स और एक वर्बल एबिलिटी होता है जो कम्युनिकेशन होता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अपनी जर्नी कैसे करी, तो मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे, उनकी टेस्ट सीरीज होती है। आप किसी को पर्टिकुलर कोचिंग का नाम भी लेना चाहोगे कि बच्चे मेरे बीटेक के साथ साथ, क्योंकि हमारे यहाँ पर 90% आईपी के हर कॉलेज में हमारा विद्यार्थी दिखेगा, इवन डीटीयू में जितनी शाखा में, बीटेक लेटरल एंट्री के लिए जाते हैं, अपने जीसीसी का विद्यार्थी वहां पे मिलेगा। तो क्या आप उन बच्चों को कोई कॉलेज कोई इंस्टीट्यूट बोलना चाहोगे, या आप कहोगे नहीं वो घर से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो ये सब? ये भी अच्छा सवाल है। तो मैं इसकी स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा कि आपको पहले ये पता करना है कि आपको कोचिंग चाहिए भी या नहीं, क्योंकि कई बच्चे बस देखा देखी में कोचिंग कर लेते हैं, जो सही नहीं है। मैं ये बोलूंगा एमबीए इज रिलेटिवली इजियर देन लीड या फिर बीटेक, क्योंकि आपको बहुत लिमिटेड सिलेबस है और आसानी से कर सकते हो। तो एक बढ़िया तरीका जो मेरे हिसाब से होता है वो ये होता है कि, और मैं अपने टाइम से भी कंपेयर करके बताऊंगा, बट मैं ये बताऊंगा मैंने क्या किया था। आप एक कोई भी ऑनलाइन टेस्ट देके देखो, और टेस्ट में स्कोर नहीं करना, आप जेन्युइनली ऑनेस्टली खुद को फीडबैक देके देखो कि मुझे ये टॉपिक आता है या नहीं आता। अगर आपको लगता है कि मुझे टॉपिक ही नहीं आता तो आपको चाहिए कोचिंग। बट अगर आपको लगता है मेरे को टॉपिक तो आता है बट मैंने मेहनत नहीं मतलब प्रैक्टिस में नहीं हूँ, तो आपको कोचिंग नहीं चाहिए, आप टेस्ट सीरीज से अपना काम कर सकते हो। तो आप अगर अब मैं अपने एग्जाम्पल पे जाता हूँ, तो मेरे टाइम पे इतना मटेरियल था नहीं, फिर भी कुछ अच्छी वेबसाइट्स थी। कोचिंग मेरे को लगता है मैं उतना फेवर में नहीं हूँ, मैं वेबसाइट्स के फेवर में हूँ, काफी अच्छा कंटेंट आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो कुछ ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एमबीए के स्टूडेंट्स भी शेयर करते हैं, तो मैंने उस प्लेटफॉर्म से एक टेस्ट लेके देखा। उस टेस्ट से मुझे पता चला कि मैंने जो बीटेक में तैयारी करी थी, मतलब जो अपना मैथमेटिक्स की तैयारी करी थी, वो सफिशिएंट है। तो मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं है, मेरे को बस टेस्ट सीरीज देनी है ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ इन दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो वो टेस्ट सीरीज ही दे दे के आप तैयार कर सकते हो, कोचिंग की जरूरत नहीं है। कोचिंग तभी जरूरत है जैसे आपको पता चल जाए कि ये टॉपिक मुझे आता ही नहीं, तब आप खुद से टाइम वेस्ट मत करो। एज सुन एज पॉसिबल गाइड को पकड़ो, कोई भी मेंटर को पकड़ो, किसी भी से भी पूछो कि मेरे को ये टॉपिक सीखना है तो मैं कहाँ से सीखूं, फिर आप कोचिंग में जाके उस स्पेसिफिक टीचर को पकड़ो। मतलब ये और मेरी। सर कैमरे के पीछे जो आपके छोटे भाई छोटे बहनें होंगी, उनका ये क्वेश्चन होगा, निशांत भैया ये बताओ कि आपने एमबीए करना है, ये आपने फैसला बीटेक सेकंड ईयर, बीटेक थर्ड ईयर या फाइनल ईयर, कब कौन से ईयर में करा, या बीटेक में आपने कुछ करा ही नहीं रहा, उसके बाद जाके जब आपने बोला कि आपने ट्यूशन करी तो वहां से आपको लगा मेरा मैथ बढ़िया है तो उधर उस लाइन में जाते हैं, या ये डिसाइड कब करा कि आपने एमबीए करनी है? क्योंकि मैं देखता हूं बच्चे सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में ये फैसला कर लेते हैं कि भाई मुझे टेक्निकल लाइन में जाना है या मैनेजमेंट में जाना है या मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है या इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो वो आपने डिसाइड कौन से टाइम पे करा? क्योंकि ये चैनल बहुत छोटा है, इस इस वीडियो का जो मेन वैल्यू है हम डिप्लोमा के बच्चों को ऐड करना चाह रहे हैं, क्योंकि वही ऑडियंस है। ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि जो उसकी ऑडियंस है उनको वो गिव अवे, उनको वो जो वो उनको सपोर्ट दिखा रहे हैं उनके लिए वो भी समर्पित हो, बस यही है, प्लीज।
तो ये मैं एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा। तो जब मैं बीटेक में गया था मुझे डिप्लोमा के बारे में ज्यादा पता नहीं था, बट सर हमेशा से डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए इनके मतलब हमेशा से उनको गाइड करते आए हैं। डिप्लोमा क्या होता है, उसके बाद बीटेक के ऑप्शंस क्या होते हैं, सर से बढ़िया मतलब मेरे को आज तक कोई नहीं समझा पाया। मेरे को सर से बहुत नॉलेज मिलती है। और जब मुझे पता चला कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स कितना उनमें कैलिबर है, वो कितना अच्छा कर सकते हैं, उन्हें बस राइट गाइडेंस की जरूरत है, जो सर काफी सही तरीके से देते हैं। तो आप अब आपके सवाल पे आते हुए कि मुझे कैसे पता चला, तो देखो एक सिंपल चीज ये होती है, जब आप डिप्लोमा कर रहे हो ना, तो आप डिप्लोमा करते करते जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनसे पूछो कि वो काम क्या करते हैं। तो उस काम में आपको दो तरीके का काम मिलेंगे, एक होता है बिल्कुल कोर, और एक होता है जो कोर में नहीं होता, जो जनरलाइज्ड होता है। तो अब मैं अपने आप पर्सनैलिटी देखूं तो मेरे को ज्यादा कोर में जाने के बजाय मुझे ज्यादा चीजें पता चाहिए जो मैं जनरलाइज वे में जानता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक मैथ्स का सिलेबस उठा लो, तो ट्वेल्थ का मैथ्स का सिलेबस बहुत कुछ कवर करता है, फंक्शंस भी होते हैं, इंटीग्रल्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। बट अगर आप बीटेक में जाओगे तो वो फिर एक फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन के भी डेप्थ में जाता है। तो अगर आपको डेप्थ में जाना पसंद है तो आप कोर टेक्निकल फील्ड चूज करोगे। अगर आपको जनरलाइज्ड चीजें ज्यादा पसंद है तो आप बिजनेस मैनेजमेंट में ज्यादा आने की बहुत कोशिश करोगे। बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। और बहुत साधारण लैंग्वेज में ये आंसर दे रहा है, ये बहुत काम की बात बता रहा है। आपको बता रहा है आप डिसाइड कैसे करो कि आपको टेक्निकल में क्यों रहना है और आपको इधर मैनेजमेंट में क्यों आना है। अगर आप इसकी बातों को सुन रहे हो तो एक बार वहां पे पॉज लगाओ और दोबारा से सुन लो प्लीज ईशान। हाँ, मैं ये बोलूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये ना देखो कि लोग क्या कर रहे हैं, आप खुद को एनालाइज करो कि मुझे किस चीज में ज्यादा मजा आता है। तो जैसे मैं अब अपने एग्जांपल पे थोड़ा सा फोकस करूंगा, मुझे ज्यादा चीजें पढ़ना पसंद है रादर देन वो एक ही चीज को पकड़ के उसकी बिल्कुल तह तक जाना। तो मेरे को समझ आ गया कि मैं बिजनेस में जाना चाहूंगा। अब ये रिलेट कैसे करता है, तो जब आप बिजनेस में जाओगे ना, तो बिजनेस में एक बिजनेस मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वो एक ऑफिस भी बनाता है, ऑफिस में एक एक्सेल भी होगी, पीपीटी भी होगी, वर्ड भी होगी। वर्ड का ऑडियंस अलग है, पीपीटी का ऑडियंस अलग है, एक्सेल का ऑडियंस अलग है। तो जो एक्सेल डेवलप कर रहा है वो उसके कोर तक जाएगा कि भाई फंक्शन कैसे इसमें डेवलप होंगे, वो इतना कोर तक जाएगा। जो वर्ड वाला बंदा है, जो टेक्निकल है, वो उसको ये देखेगा कि कोई अगर बुक लिखना चाह रहा है तो उसको क्या क्या फीचर्स चाहिए। बट अगर आप बिजनेस पे देखो, तो बिजनेस वाला एमएस ऑफिस बेचने जाएगा, तो उसको ये नहीं जानना कि वर्ड में अगर मेरे को कोई फॉन्ट चेंज करना है तो कैसे होता है, उसको बस ये जानना है कि वर्ड की वैल्यू क्या है। तो अगर आप बहुत समराइज्ड वे में कोई मैसेज कन्वे कर सकते हो, आप डिटेल को बहुत समराइज करो और उसको सेल कर सकते हो, तो आप जाओ बिजनेस में। बट अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा बनूं कि मैं अपने फील्ड का एक्सपर्ट बन जाऊं, तो आप जाओ टेक्निकल में जो होता है एमटेक। और अगर आपको जनरलाइज थोड़ा रखना है, बिजनेस पसंद आता है। और दूसरी चीज ये है, बिजनेस में एक अच्छा जो कि बच्चा पैसा ले आते हैं दूसरी चीज को भाई, कि पैसा भैया अभी नीचे कमेंट करेंगे भैया पैसा किस में ज्यादा है, बीटेक के बाद एमटेक करने में, बीटेक के बाद एमबीए करने में, बीटेक के बाद इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करने में, बीटेक के बाद सरकारी नौकरी करने में, बीटेक के बाद प्राइवेट, पैसा कहाँ ज्यादा है। सही है, ये भी अच्छा सवाल है। आप देखो पैसा कितना ज्यादा, ये भी रिलेटिव है। अगर आपको दुनिया में मतलब इंडिया में या फिर दुनिया में टॉप 1-2% में जाना है, तो आपको कोई भी फील्ड चूज कर लो, बहुत मेहनत करके आपको वहां पे बेस्ट बनना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको ये चाहिए कि मेरे को अपना जितना ठीक अच्छा लाइफस्टाइल होता है, तो आप किसी में भी जाओ, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो वो आप कर सकते हो। अब अगर मैं ये कंपेयर करूं कि किस में ज्यादा पैसा है, तो इनिशियली आपको लगेगा एमबीए में ज्यादा पैसा है, क्योंकि आपको ये लगेगा कि एमबीए में स्टार्टिंग पैकेजेस ज्यादा होते हैं। बट अगर आप थ्रू आउट द जर्नी देखोगे, तो जो एक्सपर्ट है वो लॉन्गर रन में एमबीए को बीट कर सकता है। बिकॉज उस अब आप खुद समझो ना कि वो टेक्नोलॉजी में जो नए एडवांसमेंट्स हो रहे हैं वो उस पर काम कर रहा है, तो उसके पास वो नॉलेज है जो और किसी के पास नहीं है। तो आपको ये देखना है कि अगर आपको वो ट्रू होना अपने जॉब के लिए, और अगर आप एक्सपर्ट फील्ड में जा रहे हो, तो आपको ट्रू होना पड़ेगा ताकि आप उस चीज को मतलब पर्पसफुली लव कर पाओ और उसमें एक्सेल कर पाओ। उसमें टाइम लगेगा। बट अगर आपको बिल्कुल इनिशियली बहुत अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, एकदम आप कॉलेज से निकले एक बढ़िया लाइफस्टाइल शुरू हो जाए, तो वो आपको एमबीए दे देगा। बट अगर आपको मेरे मेरे हिसाब से अगर आपको सोशल इम्पैक्ट या फिर इंडिया के लिए ज्यादा काम करना है
और आपको गवर्नेंस में जाना है तो आपके लिए सिविल सर्विसेज हो जाती है। तो इस तरीके से आप डिसाइड करो कि आपका ड्राइविंग फैक्टर क्या है। अगर आपको, अब इसको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, आपको अपनी लाइफ जैसे ही कॉलेज से बाहर निकले हो, एक अच्छा पैकेज हो जाए, मेरा इतना लाइफस्टाइल हो कि मैं अबव एवरेज चल रहा हूँ, तो वो एमबीए एमटेक आपको दोनों दे देते हैं। अब लॉन्गर रन में जाते हैं, एमबीए मोस्टली रहेगा डिसीजन मेकिंग, उसमें कोर जो आप कहते हो ना ग्रे और ब्लैक और व्हाइट, वो नहीं होता, एमबीए हमेशा ग्रे है। तो अगर आपको बहुत लॉजिकल इंसान होगा, मेरे को यस और नो में आंसर दो, तो आप बिजनेस में शायद उतना एंजॉय नहीं करोगे, क्योंकि बिजनेस में कोई भी क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स नहीं होती। टेक्निकल आदमी को ये होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं अचीव कैसे करूं। जो बिजनेस में जाओगे ना, बिजनेस में इतना सब कुछ फैला हुआ होता है, उसको स्ट्रक्चर करना ही बिजनेस है। तो अगर आपको किसी मैस में, केओस में जाके स्ट्रक्चर बनाना पसंद है, तो आप जाओ बिजनेस में। तो अगर आप वो कर लोगे तो आप बिजनेस में मजे करोगे। बट आपको ये है कि मुझे चीजें बेसिक से नहीं शुरू करनी, मुझे नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल, तो आपको टेक्नोलॉजिकल फील्ड में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उसमें बेसिक रिसर्च हो चुकी। अब नेक्स्ट लेवल रिवोल्यूशनरी आइडिया क्या है? बहुत बढ़िया आंसर दे रहा है भाई, और बहुत डीपली बता रहा है। इस सेशन का नाम भी ऑनेस्ट टॉक है। हमें किसी से कोई एक चुमन्नी नहीं चाहिए। मैं कोई यहाँ पे अपना कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूँ कि आओ हमारे साथ कोचिंग कर लो। हम आपको यहाँ पे सिर्फ मार्गदर्शन करने आए हैं। अगर आपके पास आपकी बिजी लाइफ में 15-20 मिनट है आपके लिए, तो थोड़ा सा रुको, देखो जरा। आपको बता रहे हैं कि जब बीटेक सेकेंड ईयर में आप जा रहे हो, तो आपको आगे क्या क्या आप फील करते हो, और वो कौन कौन सी लाइन आपके लिए है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डिप्लोमा के बच्चों को सही गाइडेंस मिले। निशांत, मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है जो भी आप डीपली बता रहे हो। मैं चाहता हूं थोड़ा सा जो 2-4 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जब सेकेंड ईयर में थे या थर्ड ईयर में थे, तो आपके माइंड में क्या चीजें चल रही होती थी उस टाइम पे? क्या आपके माइंड में चल रहा होता था सिविल सर्विस, या चल रहा होता था यार ये बस सब्जेक्ट में बैक ना आ जाए, या चल रहा होता था यार मेरे को अपने टॉप करना है, या ये चल रहा होता था कि नहीं यार मुझे ये टॉप की कंपनी आ रही है, मेरे को उस प्लेसमेंट के लिए मैं अपने सीनियर के पीछे पढ़ूंगा भाई, इसमें क्या क्या आ रहा है, उसके लिए क्या था? मतलब प्लेसमेंट की तरफ ना जाके एमबीए करने में भी एक बहुत ही कलेजा चाहिए भाई। जिस कॉलेज में जिस कॉलेज में जितने वर्किंग डे हैं उतनी कंपनी आती हो। भाई साहब टीटीयू में कॉलेज में वर्किंग डे कितनी होते हैं आपको मैं आज बता देना चाहता हूं। आप पूरे साल में 52 तो सैटरडे और 52 संडे, यानी 104 दिन तो कॉलेज में जाते नहीं। 365 में से 104 काट दो, समर वेकेशन विंटर वेकेशन काट दो। भाई साहब वेबसाइट चेक कर लेना, 246 कंपनी आई है टीटीयू। जितने वर्किंग डे नहीं है उससे ज्यादा कंपनी आ रही हो। उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि मैं कंपनी में नहीं, मैं एमबीए के लिए जाऊंगा या एमटेक के लिए जाऊंगा, तो आपका जो, या आप कंपनी ले लेते हो फिर उसके बाद एमबीए की तैयारी, वो सारी चीजें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। और ये बच्चे कैसे करें, इनके पास भी सेम सिचुएशन आएगी। हाँ जी। काफी अच्छा सवाल है। तो हम अपनी डिग्री तो शुरू कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है कि करियर किस डायरेक्शन में लेके जाना है, पर्सनल लाइफ किस डायरेक्शन में लेके जानी है। बिल्कुल सही सवाल है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर चीज कंपनी पे आप डिसाइड करो। आपके सिचुएशन, मतलब आपकी मॉनेटरी सिचुएशन कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो मैं अगर ये बोल रहा हूँ, अगर आपको, अपने डिप्लोमा के बच्चों का थोड़ा सा जो मुझे लगता है वो फाइनेंशियल थोड़ा सा हार्ट जो है वो टाइट होता है। बेटे ऑन कैमरा कह रहा हूं क्योंकि मैं उनकी रूह को जानता हूं। मैं ऐसे नहीं बोलता डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, मैं दिल से बोलता हूं, आई रियली मीन्स इट। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इस पे, अब मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा, उसी में आप लोगों के रेलेवेंट वाली चीजें ही रखूंगा। तो देखो, जब आपको पता हो, पहले आप अपना एनालाइज कर लो कि आपका गोल क्या है। अगर मान लो आपका गोल है कि मुझे एमबीए करना है, तो एमबीए की पहले आप फीस देख लो, क्योंकि फीस काफी ज्यादा होती है। तो आप अगर लोन भी लोगे, लोन मिल तो जाता है, बट वहां पे रहने के लिए आपको खर्चे निकालने होंगे। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी, अगर आप देखो इंडिया में, तो मोस्टली लोग 1 से 2 साल का वर्क एक्स लेके जाते हैं। क्यों? उस साल में आप अपना फाइनेंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक जॉब लो, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। एक जॉब लो और इतना मतलब अपना एक सेविंग्स कर लो कि आप अपने एक्सपेंसेस निकाल पाओ। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप एमबीए करने अच्छा जा रहे हो, आपने मतलब
बीटेक के बाद 2 साल या 3 साल, 2 साल, 2 साल में हो जाएगा। बीटेक के 2 साल इसने अपने आप थोड़ा सा फाइनेंस पे काम किया, एंड देन थोड़ा सा उसको बिल्डअप करने के बाद इसने एमबीए में एडमिशन ले ली। बहुत बढ़िया बात है भाई, आई रियली प्राउड ऑफ यू निशान, सीरियसली। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर मतलब फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि आपको एमबीए की फीस के लिए लोन मिल जाएगा, उसको आप जब आपकी जॉब लगेगी तब चुका देना। बट कई लोग वहां पे जाके अपने एक्सपेंसेस भी बैंक से ले रहे होते हैं, वो मेरे को लगता है कि नहीं करना चाहिए, अपने एक्सपेंसेस खुद अर्न करो। तो इस तरीके से आप एमबीए कर सकते हो। अब आते हैं एक और पीछे, क्या कंपनी में बैठो या ना बैठो, ये सवाल डिपेंड करेगा कि जब आप एमबीए करने जाओगे तो आपके पास फाइनेंसेस हैं या नहीं। अगर आपके पास फाइनेंसेस नहीं है तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा टफ कॉल है कि आप सीधा एमबीए में चले जाओ, क्योंकि आपकी बीटेक की फीस गई होगी, फिर एमबीए की फीस काफी ज्यादा है, और इतना सारा फाइनेंशियल आप अगर लोन ले लोगे तो आप काफी स्ट्रेस में आ जाओगे, और कोई भी बंदा स्ट्रेस में परफॉर्म नहीं कर पाता। तो सबसे पहले अपने सारे स्ट्रेस जिसकी वजह से आपको अपने दिमाग पे स्ट्रेस मिलेगा और आप अपना काम नहीं कर पाओगे, उनको खत्म करने की कोशिश करो। तो इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे जॉब में जाना है या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब आते हैं कि आप ये कॉल, अब अगर मान लो आपको एक इसका तीसरा रास्ता भी है, आप बीटेक में साथ के साथ कई लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम से भी पैसा इकट्ठा करते हैं, एक वो भी सोर्स है। तो आप सोर्सेज ढूंढो, ठीक है, और अपनी वीकनेस देखो। जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है तो आप अपनी वीकनेस पे काम नहीं कर सकते, वीकनेस पे काम कर सकते हो जब आप स्टेबल हो। तो जब आप यहाँ से कॉलेज में जाओगे तो आप स्टेबल टाइम मिलता है आपको, उस टाइम में जितनी भी आपको लगता है कि मेरे आगे आने वाले टाइम में इन चीजों में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, उनको फिक्स करना शुरू कर दो उसी टाइम से। डे 1 यू आर इन द ग्राउंड, यू आर इन द बैटल फील्ड, ठीक है। तो उस दिन से आप अपनी तैयारी शुरू कर दो, आज से 5 साल बाद की। क्योंकि अगर आप 5वें साल सोचोगे ना मुझे क्या करना है, तो आप 5 साल पीछे हो सबसे। तो पहले दिन आज से 5 साल सोचो कि मेरे को 5 साल बाद अगर ये करना है, तो उसके लिए उस 5 साल, जैसे मान लो 2030 में मुझे ये करना है, तो उसके लिए अभी से मुझे क्या शुरू करना है। तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, छोटे छोटे एक्शंस होंगे जो डेली डेली करके आप वहां तक पहुंच जाओगे। पर अगर आप 2028 में जाओगे तो आपको 2 साल में इतनी चीजें करनी होंगी कि आपके पास टाइम भी नहीं होगा। तो अगर मैं डिप्लोमा वालों के लिए बोलूं, पहले आप डिप्लोमा करो अच्छे से, फिर अगर आपको जॉब बीटेक करो, बीटेक करने के बाद आप सोचो आपको अगर सही में, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप बस अपनी बातों में आके एमबीए चले गए। देखो एमबीए की सबसे अच्छी बात यह है कि वर्क एक्स आप ले सकते हो। तो आप एक बार अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है मैं टेक्निकल में अच्छा हूँ, तो आप टेक्निकल को जरूर एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि मेरे को लगता है करियर शुरुआत में आप चेंज कर सकते हो। एक बार बन गया और आपको पसंद नहीं है तो मुश्किल हो जाता है बदलना। यूटर्न नहीं है। अभी तो सड़क से आपको 4-5 रास्ते दिखेंगे, लेकिन अगर आपने 4-5 रास्तों में से एक रास्ते के अंदर चले गए तो आगे से बड़ा मुश्किल होगा बेटे। एमबीए करने के बाद आप टेक्निकल फील्ड में आ पाए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हो ही नहीं सकता, लेकिन बहुत ही मुश्किल है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये बिल्कुल सही कह रहा है। आज का ये सेशन मेरे उन सीनियर बच्चों के लिए जो बीटेक में एडमिशन लेके बैठे हुए हैं, जो सोच रहे थे कि मुंजाल सर का ऐसा कोई सेशन आएगा, तो आज का सेशन उनके लिए। और ये बच्चे जो अभी किसी कॉलेज में जाएंगे, चाहे वो एचबीटीआई के अंदर जाए, चाहे आईआईटी लखनऊ के अंदर जाए, कैनेडी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, डीटीयू, यूएसआईसीटी, जितने टॉप के कॉलेज हैं भाई साहब, जितने भी टॉप के कॉलेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, जीसीसी का बच्चा बेटे उस इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ है। और यही है हमारी क्रेडिबिलिटी, और यही हमारा नाम है। यही तो हमारा काम है। जो बच्चे इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेज में गए हुए हैं, तो क्या हम उनको बता सकते हैं कि यार अब भाई क्या सोच रहे, एक सीढ़ी तूने चढ़ ली, अब 1-2 सीढ़ी और चढ़ने की बात है, उसके बाद तो बढ़िया। निशांत ये बताओ यार, आज एमबीए और इतनी बढ़िया एमएनसी कंपनी में काम करने के बाद आज आपकी थोड़ी सी सैलरी अगर आप रिवील करना चाहो, तो बड़ा मतलब मेरे को लग रहा है बच्चों को फर्क पड़ता है, ऑडियंस को फर्क पड़ता है, तुम्हें नहीं फर्क पड़ता होगा क्योंकि तुम एक ऐसी उसमें चले गए। तो तुम्हारी सैलरी लगभग कितनी होगी अप्रोक्स, प्लीज? वैसे तो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, बट मोटा मोटा इतना बता देता हूँ कि आप अपने काफी अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। मतलब अपने सारे खर्चे निकाल दोगे। डिस्क्लोज क्यों नहीं करते, ऐसा क्या है? सर ऐसा होता है मैंने कि सुना था कि अप्रोक्स
अब 30 लाख या अब 40 लाख लगभग मोटा मोटा ऐसा मान। मोटा मोटा ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, नहीं बताना चाहते भाई तो हाँ हम उसको मतलब प्रश्न मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता इसका। लेकिन भाई ने अपनी गाड़ी मेंटेन कर रखी है। गाड़ी कौन सी ले रखी है आपने? मेरे पास टोयोटा अर्बन क्रूजर है। ठीक है, अपने पैसों से हाँ कार गाड़ी लेना अपने माता पिता के लिए, अपने लिए, इससे और बढ़िया बात क्या है। और आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या लेंगे आप। चलो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, परमात्मा का आशीर्वाद है। ठीक है, तो आप बता रहे थे सैलरी के ऊपर कुछ। हाँ तो सैलरी जनरली इसलिए डिस्क्लोज भी नहीं हो पाती क्योंकि कंपनीज जनरली इस चीज को मतलब एनकरेज नहीं करती क्योंकि ये ओपन पॉलिसी नहीं होती। और मेरे हिसाब से कई बार ऐसे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे किसी की सैलरी डिसाइड होती है। और अगर आप जब जाओगे जॉब करने तो आपको वो चीजें पता चलेंगी। तो इसीलिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखोगे तो इट्स नॉट अ मतलब इट्स नॉट एनकरेज टू डिस्क्लोज। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मोटा मोटा पकड़ोगे तो अच्छी सैलरी मतलब इतना होगा आप अच्छे से अपनी सब रिक्वायरमेंट्स पूरा कर पाओगे। अब इन रिक्वायरमेंट्स को मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा अंदाजा, अब बिल्कुल आपको मैं ऐसे बिल्कुल ओपन आंसर नहीं देना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आप टीयर 1 सिटी में सोच रहे हैं या फिर जैसे गुड़गांव जैसी जगह पे है तो आप एक अपना अच्छा से फ्लैट में रह सकते हो जो कि वेल फुली फर्निश्ड होगा जिसमें सारे रिक्वायरमेंट्स होंगे। आपको ऐसा लगेगा यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, दैट इज वन। सेकेंड, आप अपना पर्सनल व्हीकल मेंटेन कर पाओगे, उसमें आपको कोई इतना लोड नहीं होगा, दैट इज टू। थर्ड, आप एक साल में लगभग 2 से 3 ट्रिप कर लोगे। अगर 3 की बजाय 3 इंडिया में या फिर एक बाहर करना है तो आप वो भी कर लोगे। और आप घर में जो रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए भी पैसा थोड़ा सा घर वालों को भी दे पाओगे। तो इससे मोटा मोटा आप आइडिया लगा सकते हो कि इससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं कि लोगों को जरूरत होती है। तो ये हाँ, सब जीने मेंटेन। के लिए तो यही, बाकी अंत नहीं है पैसे का बेटे, कोई अंत नहीं है। ये तो कोई किसी महात्मा ने बोला ही है। पर निशांत, ये सेशन को थोड़ा क्लोज की तरफ लेके जाएंगे क्योंकि 27 मिनट इस सेशन को हो चुके हैं। हमने सोचा था 10-15 मिनट, हमने इसमें बोला भी था 10-15 मिनट, लेकिन बेटे ईमानदार बातचीत में समय लगता है, उसको आपको समझना पड़ता है। ईमानदार बातचीत 5 मिनट की रील की तरह, 30 सेकंड की रील की तरह खत्म नहीं हो सकती। आए मैसेज दिया खत्म। ये तो लाइफ का एक्सपीरियंस है। तुम्हारी उम्र कितनी होगी यार, ये तो कैमरे में बता सकते हो? 31। 31। 30-31 साल की जर्नी को हम 30 मिनट भी ना बता पाए तो क्या बता पाए मेरे दोस्तों। ऐ तू है उस बात पे। बाकी जिन्होंने 30 मिनट इस सेशन को सुना है और समझा होगा तो नीचे जय माता दी जरूर लिखेंगे। निशांत भैया से कोई कमेंट आपको चाहिए होगा कि भैया ये बताओ या ये, तो जब जब इसको समय मिलेगा तो इस वीडियो के नीचे ये भी आपको आंसर जरूर करेगा। निशांत, ये मैं आपसे प्रॉमिस ले रहा हूं। हालांकि मुझे पता है समय नहीं रहता, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करना। बाकी आपका बड़ा भाई तो है, जरूर करेगा जवाब जितने हो पाएंगे। आप लोगों को अपने करियर से रिलेटेड जो बीटेक कर रहे हैं डिप्लोमा के बाद, मैं तो ऐसा मान गया हूं ये वीडियो वही देखेंगे जो बीटेक कर रहे हैं। बीटेक करते वक्त उनको क्या कोई समस्या आ रही है तो वो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर वो एमबीए करना चाहते हैं। बाकी सेशन क्लोजिंग की तरफ है, तो मैं चाहूंगा कि ये जो डिप्लोमा के जूनियर्स हैं इनको तुम्हारा लास्ट क्या कॉल है, मैसेज क्या है। और एक मैं उन बच्चों के लिए भी कहूंगा जिनका अभी प्रेजेंट में डीटीयू का पेपर है, आईपी का पेपर है, पीयू लीड का पेपर है, क्या आप उनके लिए भी, अपने छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा सा वो भी प्लीज। हाँ तो मैं अब क्लोज करने की कोशिश करूंगा तो एक चीज बोलूंगा, हर इंडिविजुअल अलग होता है। तो मैं ये बोलूंगा दुनिया से ज्यादा खुद पे फोकस करो और खुद को जानने की कोशिश करो। खुद का फोकस होना मतलब सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना। खुद को समझो कि मेरे को क्या पसंद है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपको पसंद है उस रास्ते में जाओगे आपको जरूर, जब जब आप चीजों को एंजॉय कर रहे होते हो तो आपको वो चीज में रास्ता भी मिलता है, तो आपको रास्ता भी मिलेगा। तो सही मेरी बात, सिंपल सी हिदायत यही एंजॉय है। करोगे तो रास्ता जरूर मिलेगा। जरूर। बहुत बढ़िया बात बोली है। और बातें कभी भी ऐसे नहीं आती सुन के। इसको अगर बातें आई हैं तो पढ़ाई करके आई हैं, इसको अगर बातें आई हैं तो किताबें चाट के आई हैं। किताबें कभी भी बेटे हमारी वीडियो देखने से नहीं आएंगी, किताबें पढ़नी पड़ेगी। वो वैल्यू ऐड करती जाती है, टाइम टू टाइम करती जाती है। बाकी आप, हमने अपने लाइफ में, इसने अपनी लाइफ में जो सीखा वो तुम्हारे सामने रख रहा है। ध्यान से सुनते रहो इसकी एक एक बात प्लीज। हाँ तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो
अपना टाइम वेस्ट कैसे नहीं करना, इसका एक सिंपल सा वो बता देता हूँ। अगर उस समय में तुम्हें लगता है कि इससे बेहतर कुछ कर सकते हो तो वो कर डालो, और अगर नहीं है ऐसा कुछ तो जो कर रहे हो उसमें पूरी फोकस के साथ काम करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम डिप्लोमा में हो, तैयारी कर रहे हो, बीटेक की कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस टाइम अगर वही चीज तुम्हें समझ आ रही है तो उसको पूरे दिल दिल और जान से, मतलब शिद्दत से करो। जब रास्ता खुलना होगा अपने आप खुल जाएगा, बट आज इस वक्त में अपने साथ धोखा मत करना। ये मेरे को समझ आया, मैंने भी गलतियां करी हैं, सब करते हैं, बट मैं यही बोलूंगा कि उस मोमेंट में तैयारी करो। जैसे सर ने कहा, कहीं भी चले जाओ, कितनी बातें सुन लो, किताबों से बड़ी सीख कहीं नहीं मिलेगी। आप जो आज पढ़ लोगे ना, मैं ये देखता हूँ कि जिन लोगों ने डिप्लोमा या फिर बीटेक, ग्रेजुएशन में जिन चीज जितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको कहीं मौका नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, क्योंकि आप नेक्स्ट लेवल बातें करोगे जहां पे कॉन्सेप्ट की कोई बात नहीं करता। तो मैं बोलूंगा कि आप नवीन मुंजाल सर ऐसे लोगों से मिलें जो आपके कॉन्सेप्ट्स रूट लेवल पे क्लियर करते हैं, जो एक बार क्लियर हो गया आप जिंदगी भर आपको दोबारा उसमें डाउट ना हो। तो आप क्या करोगे, जब भी कोई नेक्स्ट लेवल डिसीजन मेकिंग हो रही है या फिर थिंकिंग हो रही है, उसमें आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और जिसके डाउट क्लियर होते हैं वो लीड भी कर सकता है, नई चीजें भी बना सकता है और सब कुछ अच्छा कर सकता है। ये अब मैं क्लोज करना चाहूंगा एक छोटे से शेर के साथ, क्योंकि मुझे शेर व शायरी काफी पसंद है। क्या बात है, अरे नहीं पता था, फोन कैमरा भाई ने बोल दिया। जो शेर भाई बोलेगा वो शेर है, कमेंट सेक्शन में लिखोगे, वादा करो मेरे दोस्तों, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे भाइयों ने शेर लिखा नीचे या मेरी बहनों ने लिखा शेर। हाँ, तो कभी भी आपको ऐसा लगे ना मेरी जिंदगी में समझ नहीं आ रहा है, या बुरा फील कर रहे हो, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, तो एक शेर पढ़ा था मैंने कि तू खुद की तलाश में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की तलाश में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। क्या समय बात है, तू चल, तेरे वजूद की समय समय को को भी। भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। क्या सोच रहा है डिप्लोमा वाले, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बहुत बढ़िया यार, मतलब बहुत यूनिवर्स बढ़िया। में हर इंसान की अपनी एक वैल्यू है, तो समय तुमसे वो करवाएगा, तुम बस उस समय तैयार रहना। तो खुद की तलाश में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, एकदम दिल को छू जाने वाला, एकदम दिल को छू जाने वाला भाई ये सेशन था। मैं तहे दिल से पूरी जीसीसी की टीम की तरफ से अपने भाई का भाई धन्यवाद करता हूं कि आया। और अगर तेरे को लग रहा है तेरे मन में कोई एक आधी बात रह गई है तो मैं दोबारा फिर माइक तेरे को दे सकता हूं मेरे भाई, अगर तेरे को लगता है, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं है। हम कोई कॉपी पेन लेके नहीं बैठे थे। भाई को 2-4 दिन पहले बुला रहा था कि आजा यार, डिप्लोमा वाले बच्चों से शेयर करेंगे, ऐसे ऐसे भाई के साथ 15-20 हजार बंदे जुड़ गए हैं, 2 लाख 20 लाख व्यू आ गए चैनल पे। ये भी एक अपनी अचीवमेंट है। मात्र 19 हजार सब्सक्राइबर का चैनल और 20 लाख व्यू। थैंक यू सो मच यार तुम लोगों के प्यार का। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं, ये सेशन पेरेंट्स के लिए भी है। तो भाई मैं पेरेंट्स भी हैं, हाँ, बच्चे भी हैं, ये पूरा परिवार है यार, और आज आप उसका भागीदार हो। मैं एक लास्ट चीज और बोलना चाहूंगा, कोचिंग और इस सब से रिलेटेड नहीं, मैं ये हम बोलूंगा। कट रहे हैं लेकिन क्योंकि हम बैठे थे, कोई बात नहीं यार, हमें मैंने बोला ये स्क्रिप्टेड नहीं है, हमारे सिर कट गए होंगे, कोई मैं बात, मानता हूँ। बट मैं ये बोलूंगा कि मैंने एक चीज जो रियलाइज करी है वो ये है कि आप टीचर के साथ साथ हमेशा एक गाइड ढूंढना, और अगर कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो गाइड भी हो और आपको सिर्फ सब्जेक्ट में नहीं लाइफ में भी मेंटर करे, गाइड करे, तो ऐसे टीचर के थोड़ा सा मतलब उनसे डाउट्स पूछो। अपने दिल में मत रखो, मतलब जो भी चीज है अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, और पेरेंट्स से भी मैं बोलूंगा कि अपने बच्चों की एक बार बात सुनो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और अगर कोई जेन्युइन डाउट है जो आपको भी नहीं पता, कई बार पेरेंट्स होता है अपने लेवल पे हैंडल करना चाहते हैं, वो कई बार समझा नहीं पाते, तो आप पेरेंट्स और बच्चे मिलके एक टीचर से ओपन डिस्कशन करो कि भाई हमें इस चीज में ये नहीं समझ आ रहा, और टीचर आपको गाइड करेगा। बच्चे बहुत बढ़िया। बच्चे मैंने देखा है कि अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो ना करें। और अगर आपके पास अच्छे टीचर्स हैं तो उनकी रिस्पेक्ट ईशान करें। जाने से पहले एक बार जोर से बोलो, जय माता दी बोलते हैं आप, प्लीज एक बार जय माता दी बोल दो सबको यार, प्लीज जय माता दी। जय माता दी। क्या बात, थैंक यू ईशान, थैंक यू थैंक सो यू। मच।